हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रॉपर तैयारी करना है ना 7 फरवरी को टारगेट में रख करके, तो भैया चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आज, 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि बच्चों मिक्स हैं। आप लोगों से उम्मीद है भाई साहब कि चैनल पे भी पहली बार आए होंगे और पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में बढ़िया मिलेगा। आप लोग हिंदी का ढूंढिए और बढ़िया हिंदी का प्रॉपर तैयारी करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि शिव सर के माध्यम से नोट्स प्लस वीडियो का सहारा लिया तो 90 प्लस आ जाएगा। आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट टाइम में यदि हमारे साथ आप जुड़ करके पढ़ाई करते तो 90 प्लस हिंदी में आपके अंक आएंगे। बस थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, प्यार सपोर्ट आप हमारे साथ बनाए रखें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। और हाँ भाई, जो पीडीएफ बन चुके हैं, जो कंप्लीट है, नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि नोट्स मात्र 100 रुपए में। और जो बच्चों यदि आप लोग 90 नंबर ले आएंगे ना तो एक नंबर की कीमत हजारों रुपए से भी ज्यादा होती है। यदि आपके 75% में 1% कम हो गया और आप सोचोगे कि सर हमें 25,000 रुपए मिल जाए एमपी बोर्ड में, तो नहीं मिल पाए, तो 1% से आपका 25,000 रुपए छूट जाएगा। और यहां तो भैया 90 नंबर प्लस लाओगे नोट्स प्लस वीडियो से। तो नोट्स जरूर लें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नोट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49 दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। टाइम अब अपने पास कम, एकदम सुपर फास्ट। अभी ये जो पीडीएफ है बच्चों, यहां पे मैंने जो पीपीटी बना रखे 50 क्वेश्चन है। देखिए जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज करेंगे, फिर अगले लेक्चर में करेंगे। पहला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख कौन कौन सी माध्यम बच्चों लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना है हमें। जनसंचार मतलब जन यानी लोगों तक, संचार मतलब जो अभी यहां की घटित घटनाओं को यदि पहुंचाना है तो किस माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। तो अपने आम जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग होने वाले में आप लोग सबसे बढ़िया देखते हो घर में टीवी, तो आप टेलीविजन देख सकते हो, है ना। दूसरा समाचार पत्र आपके आसपास आता होगा, सही है सर। तीसरा रेडियो, रेडियो के माध्यम से भी सुनते हैं। अब लोग रेडियो नहीं सुनते, लेकिन पहले सबसे ज्यादा रेडियो सुना जाता था। आप अब जब बहुत छोटे रहे होंगे, मैं तो जब छोटा था तब रेडियो का चालान बहुत ज्यादा था। अब लोग रेडियो नहीं लेते क्योंकि मोबाइल पे ही आजकल सारा चीज हो जाता है, लेकिन रेडियो भी संचार का एक माध्यम है। और बाकी इंटरनेट, इंटरनेट तो सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि आप घर बैठे अपने मोबाइल से सारी न्यूज को देखते हैं, सारी संचार को देखते हैं। तो इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र। समाचार पत्र जो होता है प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट माध्यम में लिखा हुआ रहता है। इंटरनेट में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक है, लिखा हुआ भी दिखेगा, वीडियो भी दिखेगा, सब कुछ दिखता है। टेलीविजन में भी आप लोगों को सारी चीज दिखाई देती है। और आपका जो रेडियो है केवल और केवल हम सुन सकते हैं, तो श्रव्य माध्यम है, केवल इसको हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते रेडियो में, केवल लोगों के संवाद को सुनते हैं। तो ये आपके माध्यम बच्चों जनसंचार के, है ना। मतलब लोगों तक संचार पहुंचाना, लोगों तक सूचना पहुंचाना है, तो ये किस माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो उपयोगी है बच्चों वो इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से सबसे ज्यादा न्यूज लोगों तक पहुंचाई जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। देखो रटना नहीं है बाबू, रटना नहीं है। हिंदी को जितने अच्छे तरीके से, जितने बारीकी तरीके से समझो और पढ़ो, उतना अच्छे से आप लिख पाओगे। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। देखो आप एक लाइन में आप लोग याद कर लिए ना, थोड़ा सा नंबर बढ़ाना है, इसलिए मैं इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट से आप देश विदेश की खबरें एक झटके में पढ़ लेते हैं। इसमें आप दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें ढूंढ सकते हैं। मतलब इंटरनेट ऐसा है कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया में कहीं व्यक्ति बैठा है, कोई भी घटना घटित हो जाए उसकी सूचनाओं को आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी घटित घटनाओं की फाइल जो है वो इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, या लोगों से जुड़ करके अपनी बात को, विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ये आपकी इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। कुल मिलाकर के जो आपका बच्चों एक प्रकार से डिजिटल है ना, आज की डेट में ऑनलाइन सारा काम चालू है। आप जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो। न्यूज चैनल आप देख रहे हो बच्चों यदि मोबाइल में, यूट्यूब पे, फेसबुक में, तो इंटरनेट के ही माध्यम से देख रहे हो, है ना। तो ये चीजें होती है। ओके चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता। ये इतना हो गया, लगभग ये 2 बार हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली पत्रकारिता, वही चीज है बच्चों, डबल कॉपी है यहाँ पे। जो तीसरा प्रश्न बच्चों, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। समाचार लेखन की सबसे एक प्रकार से कहा जाए सबसे पॉपुलर जो
शैली है वो आपकी कौन शैली है? उल्टा पिरामिड शैली है। समाचार लेखन की सबसे प्रमुख शैली जो है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब है बच्चों, सबसे पहले मुखौटा होता है, मुखौटा है ना, जो इंट्रो होता है ना, फिर जो खबर है उसकी विस्तार की जाती है और लास्ट में समापन हो जाता है। तो इसको आप लोग इस तरीके से बना लेना, 3 भाग कर लेना। जैसे ऐसा बनाओगे, फिर पहले इंट्रो बच्चों, यहां पे आप लोग ऊपर लिखोगे इंट्रो, फिर यहां मुख्य खबर और फिर समापन। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय जो शैली है बच्चों वो उल्टा पिरामिड शैली है। कैसी है? उल्टा पिरामिड शैली होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में ना होकर ऊपर हिस्सा पर होता है। मतलब जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो सबसे पहले टाइटल में डाल दी जाती है, फिर खबर को बताया जाता है, फिर समापन। कुछ चीजें में क्या होती है, जैसे आप लोग समाचार लिखते हो तो शुरू में ऐसा चीज नहीं लिख देते कि पाठक पढ़ करके छोड़ दे, ऐसा लिखते हैं कि पाठक रहस्य बना रहे और अंत तक उस खबर को पढ़े ताकि उसको अंतिम निष्कर्ष लास्ट में निकले। लेकिन ये उल्टा पिरामिड शैली ऐसा नहीं है कि अंत में निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष पहले दे दिया जाता है कि भाई जो आपका मेन मुद्दा, किस मोटिव पर ये बात की जा रही है, किस विषय पर चर्चा हो रही है, वो इंट्रो में दे दिया जाएगा, है ना, मुखौटा जिसे बोलते हैं। फिर जो उसका मतलब पूरा व्याख्या है वो बीच में रहेगा और सार लास्ट में समापन के तौर पर होता है। ओके, चलिए आगे चलते बच्चों। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? देखो, इंटरनेट पत्रकारिता अलग है और पत्रकारीय, पत्र के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाना, अखबार के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाना। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करते हैं, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको भी क्या बताया, अखबार के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना, या लिख करके इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, पत्र में लिख करके लोगों तक वो सूचना पहुंचाना। ये लोग जो है, जैसे पाठक है, दर्शक है, श्रोता है, इन सभी को जो घटित घटनाएं हैं, उन घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है एक प्रकार से बच्चों, ये आपका क्या कहलाता है? पत्रकारीय लेखन। लेखन का मतलब बच्चों लिखना, पत्रकारीय लेखन का मतलब क्या होता है? लिखना। यानी पत्रकार को जो आवश्यक चीजें होती है उसको एक चार्ट के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से लिखता है। वो हो सकता है अखबार हो सकता है या कोई अन्य समाचार माध्यम हो सकता है, चाहे आपका इंटरनेट पे भी लिखकर साझा किया जाता है। जैसे आप लोग पोस्ट देखते हैं, एक्स पर सबसे ज्यादा, ट्विटर का नाम एक्स है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक्स पर सबसे ज्यादा खबर देखते हैं कि कहीं भी देश विदेश में, दुनिया में घटना घटित होता है तो वहां के जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वहां के जो है ना देश के प्रमुख मीडिया होती है, देश के प्रमुख है ना, देश को चलाने वाले जो प्रमुख होते हैं, नेतागण होते हैं, वो सारे अपडेट कर देते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे देश में ऐसा हुआ। या कि भाई कोई भी अपना जो आवाज उठाना चाहता है वो बढ़िया लिख करके है ना लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचा सकता है। ऐसे ही बच्चों, जब हम पत्रकारीय लेखन की बात करते हैं तो अखबार हो या अन्य समाचार माध्यम में काम करने वाला व्यक्ति क्या करता है? पाठक, दर्शक और श्रोता, क्योंकि यदि पढ़ेगा तो पाठक कहलाएगा, यदि उस चीज को देखेगा तो दर्शक कहलाएगा, श्रोता यदि रेडियो से सुन रहा है तो श्रोता कहलाएगा। पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको लिखते हैं, है ना, विभिन्न रूपों में उसको लिख करके लोगों तक पहुंचाते हैं, पत्रकारीय लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पत्रकारीय लेखन। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से? चलो बताना, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से बच्चों? समाचार लेखन के 6 ककार। इन्हीं समाचार लेखन में पूछा जाता है कि किसने किया, क्यों किया, कौन किया, कैसे किया, कब किया, कहां किया। टोटल 6। ठीक है बच्चों, तो क्या, कहां, क्यों, कौन, कब और कैसे, ये टोटल 6 ककार होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है समाचार में कितने ककार होते हैं या प्रकार, तो 6 ककार या 6 प्रकार होते हैं। जैसे क्या हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो क्या, कहां, क्यों, कौन, कब, कैसे, ये सब क्या है? ककार है। ठीक है, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, जिन्हें ककार कहा जाता है। जैसे कोई पूछा, क्या हुआ भैया, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ। तो ये सब भाई एक ही चीज को कई तरीके से, कोई आके बता रहा भैया वहां पे घटना हो गई, बोले कैसे हुआ, क्यों हो गया, कहां हुआ, है ना, किस लिए हो गया। तो ये जब हम उस घटना से आधारित हम कई प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितने प्रकार से हम पूछ सकते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द जो एक प्रकार से ककार के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग, या कि जो बच्चा नोट्स लेगा, नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, नोट्स जो बच्चा लेगा उनको हम शेयर कर देंगे। हालांकि पुराने नोट्स में भी ये सारी चीजें हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे नोट्स में ये सब नहीं है, हम क्या करें। क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो ऐड है, ठीक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐड है। अपन ऐसा काम नहीं करते कि सर नोट्स ले लिए अब हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, अब तो सर से बात ही नहीं हो पा रही है। अरे भैया नंबर रखता हूं,
ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देता हूं, हाँ थोड़ा लेट करता हूं। जैसे अब क्लास ले रहा हूं 1 घंटे का क्लास, अब 1 घंटे क्लास में कोई चैटिंग करेगा, मेरे पास वक्त है नहीं है ना। इसलिए बच्चों आप लोग एग्जाम टाइम में लिमिटेड मैसेज करें। नंबर देता हूं पर्सनल, तो केवल नोट्स के लिए, आप लोग नोट्स लेना है तो ले सकते हैं, बाकी आप लोगों के लिए क्लासेस यूट्यूब पे रहते हैं। लोग कहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे ही पढ़ा दो, नंबर तो दिया था आपने, क्यों नंबर दिए? अरे व्हाट्सएप पे ही पढ़ा दो। वीडियो लेक्चर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बोलते नहीं सर व्हाट्सएप पे हमें अलग से पढ़ना है, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, फीचर लेखन क्या है? फीचर लेखन क्या है? फीचर भाई भविष्य, फ्यूचर मतलब भविष्य, ऐसा नहीं है, यहां पर फीचर है ना। फीचर शब्द देखो बच्चों, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। फीचर पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है तथा मनोरंजन भी करता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। कुल मिलाकर के, जैसे आप लोग अखबार देखते हैं, अखबार मान लीजिए 12 पन्ने का है, अब 12 पन्ने में पूरे पेज में तो ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा आज की कल की घटना ही पूरा वर्णन हो, नहीं होगा। तो पत्रकार क्या करता है, कुछ फीचर लेखन भी करता है। फीचर लेखन कर दिया, कुछ ऐसी चीजों का समाहित कर देता है जिससे लोग उसे पढ़ करके आनंद भी ले, उसे पढ़े तो उन्हें ज्ञान भी मिले, है ना, उन्हें मनोरंजन भी मिले। तो ऐसा लेखन जो लेखक सुचारू रूप से अपने विचारों को व्यक्त करता है, या पत्रकार जो है सुव्यवस्थित तरीके से शब्दों को संयोजित करता है और संयोजित करके ऐसा एक लेखन करता है कि उससे लोगों को, है ना, ज्ञान मिलता है, लोग जागरूक होते हैं, लोगों को मनोरंजन भी मिलता है। यह त्वरित घटना पर आधारित नहीं होता, ऐसे लेखन को हम फीचर लेखन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा कि 12 पन्ने का आपका, एक पन्ने में तो क्रिकेट ही क्रिकेट छाप दिया भैया, इसने ये रिकॉर्ड, इसने रिकॉर्ड, ये पुराना 20 साल 30 साल पुरानी कहानी को भी छाप देते हैं कि इसने इतना बनाया था, इस बार इन्होंने 300 रन बना दिया, तो वो तो भर गई। घटना एक लगातार होती है, लेकिन पूरे पेज तो आप नहीं भर सकते हो इतना घटना, इतना पत्रकार ही नहीं होंगे कि हर घर में कोई जाकर के घटना संयोजित कर पाए। तो आधे पेपर में तो लगभग यही छिपा रहता है ना। तो वो आपका फीचर लेखन हो कि जो त्वरित घटना पर आधारित नहीं होता, बल्कि लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से मनोरंजित करना, लोगों तक ज्ञान पहुंचाना, लोगों तक, है ना, अपने विचार व्यक्त मतलब पहुंचाना, ये जो लेखन है वो आपका बच्चों सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है ना, जो पाठकों के, पढ़ने वाले को सूचना देता है, खबरों की सूचना, शिक्षित करता, मनोरंजन देता है। ये लेखन आपका फीचर लेखन कहलाता है। श्रव्य माध्यम रेडियो नाटक की विशेषताएं बताओ। देखो बच्चों, रेडियो नाटक मैंने आपको शुरू में बता दिया पहले क्वेश्चन में कि रेडियो नाटक जो होता है, रेडियो नाटक जो होता है एक तरीके से श्रव्य माध्यम है। लोग इसे सुनते हैं, लोग इसे सुनते हैं और सुन करके खबरों को समझते हैं, मानते हैं। संवाद इसमें प्रमुख रूप से विशेषता है। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे कुछ चीजें हम सुन रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें अभिनय हो रहा है। जैसे टीवी में किसी घटना को दिखाया गया और घटने का चित्र, मतलब उस घटना का पूरा सचित्र वर्णन किया जा रहा है, तो घटना से भी देखकर हम समझ पा लेते हैं। मतलब वो शब्द समझ में नहीं आया, इंग्लिश बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे एक्सीडेंट हो तो हाँ समझ गए, एक्सीडेंट हो गया, दिख रहे 5 लोग घायल हैं। लेकिन रेडियो में हमें वो दृश्य तो दिखाई नहीं देता, केवल हम सुन सकते हैं उसकी संवाद को, उसके विचार को हम केवल कान से सुन करके उसको महसूस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो रेडियो में जो हम सुनते हैं वो संवाद बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और सरल भाषा में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कठिन हो। मैंने कहा ना कि टीवी में यदि आप लोग किसी खबर को सुन रहे हो, किसी खबर को देख रहे हो, तो यदि शब्द कठिन है, क्लिष्ट है, वो आपके मन में वो चीजें शब्द पहली बार आ रही है तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग चित्र देख करके हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये इसके बारे में बता रहा है। लेकिन रेडियो नाटक में ऐसा नहीं हो सकता। रेडियो में आप लोग यदि सूचनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखना की बात ही नहीं हुई, सुन रहे हो, तो उसमें संवाद अच्छा होना चाहिए, भाषा सरल होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। तो रेडियो नाटक दृश्य नहीं होते, इनकी पहली विशेषता है कि रेडियो नाटक की बात की जा रही है तो नाटक हो चाहे सूचना हो कुछ भी हो, रेडियो नाटक में बच्चों दृश्य नहीं होता, ये बात तो सही है, संवाद होता। मैंने बताया ना कि संवाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। रेडियो नाटक का लेखन अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसको जब हम सुना रहे होते हैं तो जो श्रोतागण होता है उसके मन में तारतम्यता बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे। मैंने बताया ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोल कर नहीं, अभिनय दिखा करके लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, और एक प्रकार से नाटक है और नाटक हम सुना रहे हैं तो उसमें इतनी अच्छे तरीके से, मधुर तरीके से, मनोरंजन पूर्ण होना चाहिए,
ताकि जो श्रोता है उसको बोरिंग ना लगे, वो उस सब्जेक्ट से ऊब ना जाए, उस सब्जेक्ट से दूर ना हट जाए। इसलिए जो उसको लेखक होता है, लिखने वाला होता है, रेडियो नाटक को जो लिखता है वो कठिनाइयों का महसूस करता है, इसलिए कहते हैं रेडियो नाटक लिखना कठिन होता है। उसको केवल हम सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह सबसे सस्ता, सरल और सहज मनोरंजन का साधन है। हाँ, यदि लिख गया है तो अच्छे तरीके से आप बोल दोगे और कम पैसे में भी रेडियो उपलब्ध हो जाता है। जब मैं 12th क्लास में था, लगभग 600 रुपए का एक खरीदा था, क्योंकि उस समय जैसे 12th क्लास में था तो जैसे सेमिनार होता था छोटा मोटा, तो जो सर लोग थे तो वो जरूर बोलते थे कि बच्चों, आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ दैनिक जीवन में जो घटना घटित होती हैं या देश में विदेश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको सुनना चाहिए। तो पहले रेडियो में भी 10 से 15 मिनट का बुलेटिन चला करता था। ठीक है, रीवा जो है वहां से बुलेटिन आता था। हम व्यवहारी से हैं, डिस्ट्रिक्ट शहडोल, जो बच्चे यदि डिस्ट्रिक्ट शहडोल जानता है, तो हम वही 10 से 15 मिनट सुन लिया करते थे। बाद में पता चला कि रेडियो की कोई जमाना ही नहीं, खत्म कहानी, सब बाय बाय टाटा हो गया है ना। क्योंकि आजकल भैया 2-3 साल बाद बड़े बड़े मोबाइल आ गए, है ना, मोबाइल आ गए, सब लोग मोबाइल में देखना सुनना शुरू कर दिए, तो वो जमाना खत्म हो गया। तो रेडियो में नाटक यदि सुनते हैं तो उसकी विशेषताएं भैया कि रेडियो नाटक दृश्य नहीं देख नहीं सकते हैं, है ना, लिखना इसको थोड़ा सा अपेक्षाकृत मुश्किल होता है ना। इसे केवल हम सुन सकते हैं बच्चों। सस्ता, सरल, सहज मनोरंजन का साधन है, मतलब कम पैसे लगाकर भी आप रेडियो नाटक को सुन सकते हैं या रेडियो के माध्यम से आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? देखो बच्चों, मुद्रित माध्यम का मतलब होता है लिखा हुआ। और मैं अभी आपको एक चीज बता रहा था कि यदि आप किसी चीज को अभिनय देख रहे हो तो आप लोग उसकी भाषा को समझ भी नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी उसके अभिनय को देखकर, वीडियो देख करके आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, आपको उसके बारे में ज्ञान मिल जाएगा, आप उसको समझ पाओगे, परख पाओगे। लेकिन जिस चीज को आप पढ़ रहे हो तो उसमें भाषा इतना सरल होना चाहिए कि उसको समझना आसान हो। तो मुद्रित माध्यम की विशेषता यही है कि भाई लोगों को हम जो चीज लिख रहे हैं वो पसंद आना चाहिए, पसंद आने के साथ साथ लोग उसे सरल तरीके से उसका अर्थ समझ सके। तो फिर मुद्रित माध्यम, अखबार पढ़ना ही भूल जाएंगे। आप दे रहे हो गांव में अखबार, गांव में आप ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो कि वो उस एरिया का व्यक्ति उस चीज को पढ़ा ही नहीं है, उस चीज का अर्थ ही नहीं समझ रहा। तो फिर क्या है, आप अपने अखबार को लोगों को तक पहुंचा पाओगे? नहीं, क्योंकि लोगों तक समझ में नहीं आएगा। कुछ जगह तो ऐसी है कि शुद्ध हिंदी भाषा नहीं, अपना क्षेत्रीय भाषा में ही खड़ी हिंदी बात नहीं कर पाते। तो लोगों को समझ करके सरल एवं सहज तरीके से भाषा प्रस्तुत करना चाहिए, है ना, ताकि लोग उसके विचार को समझ सके, ये जो समाचार है उसको हम अच्छे तरीके से अनुभव कर सके। तो इसमें बच्चों सबसे पहले भाषा, व्याकरण, बर्तनी शैली का ध्यान रखना जरूरी रहता है। भाषा एकदम सरल हो, बर्तनी गलती ना हो, अशुद्धियां ना हो, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छा स्ट्रांग पढ़ाई है उसकी, तो उस बर्तनी को भी सुधार सकता है। लेकिन जो बर्तनी का अर्थ ही ना समझे तो फिर वो कैसे सुधारेगा? समय सीमा और आवंटित जगह पर अनुशासन का पालन करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने समाचार लेखन लिख दिया, एक ही न्यूज को 3 पेज लिख दिया, तो पढ़ने वाला बोलेगा भैया ये पागल आदमी कोई लिख दिया है, इसको हम नहीं पढ़ने वाले। अरे भैया शॉर्टकट लिखो ना, ताकि इस कम समय में उसको हम पढ़ सके, कम समय में उसको हम पढ़ सकें और अर्थ निकाल सकें। क्या दिन भर हम न्यूज ही देखते रहेंगे? क्या हम दिन भर समाचार पत्र ही पढ़ेंगे? तो लिखते समय भी हमको ध्यान में रखना है कि कम से कम समय में उसको वो व्यक्ति समझ सके। लेखन का प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी रहता है। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि किसी ने उस समाचार, किसी घटना को लिख दिया, और अब जब हम प्रकाशन करना है तो ऐसा नहीं कि लिख दिया तो उसको तुरंत उसको छाप के प्रकाशित कर दो, ऐसा नहीं। उसको भी थोड़ा सा जांचो, परखो, समय दो, उसकी अशुद्धियों को दूर करो, इसके बाद प्रकाशन करना चाहिए। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तारतम्यता का मतलब, यदि आप एक लाइन पढ़ रहे हो तो अगला लाइन पढ़ने के लिए उत्सुकता बनी रहे। ऐसा ना हो कि 2 लाइन पढ़ते ही बोरिंग लग जाए और उस अखबार को ना पढ़े। और क्योंकि जब अब आप कहोगे सर एक लाइन तो पढ़ ली है ना, अब अखबार से क्या है? अरे भैया तीसरे दिन मंगाना बंद कर देगा, आपका रोजी रोटी काम बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मैं ऐसे किसी विशेष भावना से नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अखबार बना रहा हूं और अखबार में 2-3 लाइन सरल लिखा, बाकी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर दिया। पाठक देखेगा, अरे भैया पैसा रोज 5 रुपया लग रहा है यार, पैसा 5 रुपया रोज हमारा चला जाता, लेकिन अखबार में मजा नहीं आता है, साला भाषा ऐसा है कि इसको हम
अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पत्रकार मतलब दूसरा जो समाचार पत्र हम लेते हैं। तो मुद्रित माध्यम की ये चीजें हैं कि भाई भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, भाषा एकदम सरल होना चाहिए, लोग उसको समझ सकें, लोग उसे कठिन ना माने, और कठिन मान लेंगे तो खत्म, टाटा बाय बाय, उस अखबार पत्र को छोड़ देंगे, दूसरे अखबार पत्र से डील कर लेंगे। भैया तू 6 रुपए देना, लेकिन तुम्हारा अखबार पत्र ऐसा होना चाहिए जो हम समझ सके। समझ रहे ना? तो ये सारी चीजें लोगों के आधार पर मुद्रित माध्यम में ये सारी चीजें देखी जाती है कि हम पता चला पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बघेलखंड से आते हैं, बुंदेली से आते हैं, निमाड़ी से आते हैं, तो उस क्षेत्र में जब समाचार पत्र दिया जाता है तो कुछ पेज में आपके क्षेत्रीय भाषा का भी समावेश होता है, ताकि लोग अपने भी भाषाओं को देख करके खुश हो जाए कि भैया हम जो बोल चाल में बोलते हैं वो भी मजा आ जाता, वो भी यहां पे पढ़ने को मिल जाता, बोरिंग नहीं लगता, तो वो भी खुश होगा। पता चला इंग्लिश है, इंग्लिश झाड़ दिए, अब इंग्लिश है, इंग्लिश झाड़ने से थोड़ी कुछ होता है, समझ रहे हो ना? तो ठीक है, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं आपको समझ में आ गया कि लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी शैली बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा पर बच्चों आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना चाहिए, यानी समय सीमा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियां, अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी रहता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना चाहिए। हर एक पॉइंट को मैंने समझाया है। तारतम्यता का मतलब समझ में आ गया कि हम 2-3 लाइन पढ़ रहे हैं, हमें उत्सुकता बनी रहे कि अगला लाइन और पढ़े, ताकि हम पूरा पढ़ सके। ऐसा नहीं कि 3 लाइन पढ़ने के बाद उसका रोमांस खत्म हो जाए, ये चीज बच्चों। अगला प्रश्न, कहानी का नाटक रूपांतरण करने से पहले कौन कौन सी मुख्य जानकारी आवश्यक होती है? देखो भाई, किसी चीज का रूपांतरण करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को, जैसे कहानी है हमारा, उसको नाटक रूपांतरित करना है। किसी चीज का रूपांतरित करना है तो सबसे पहले तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का यदि ज्ञान नहीं है तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे ना? तो भाषा का सबसे पहले आप लोगों को विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो कहानी का नाटक रूपांतरण करते समय सबसे पहले तो कहानी में क्या क्या चीज है, कहानी का मूल भाव क्या है ना? कथानक, पात्र, दृश्य, संवाद और मूल संदेश को गहराई से समझना जरूरी है। फिर उन्हें मंच के लिए संक्षिप्त, प्रभावशाली और दृश्यात्मक बनाना होगा। जैसे पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को दिखाने के लिए स्वागत कथन या फ्लैशबैक का प्रयोग करना और कहानी के समय के अनुसार दृश्यों का विभाजन करना जरूरी है। देखो, कहानी को हम किस रूप में बदलना चाहते हैं? नाटक में। तो कहानी लंबा चौड़ा कहानी होगा, ठीक है? तो उसके मूल भाव को समझो कि कहानी कहना क्या चाहता है। कहानी कहना क्या चाहता है, फिर उसमें पात्र कितने हो सकते हैं, पात्रों के विचार को व्यक्त करने के लिए कैसे उनकी भाव हो सकती है, समझ रहे ना? भाव के साथ साथ इसको हम कितने समय सीमा के अंतर्गत इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, संवाद कैसे होनी चाहिए, भाषा कैसे होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है। कौन कौन से मुख्य जानकारी आवश्यक होता है, यही चीज बताया गया है कि भाई साहब, मूल भाव क्या है उसके बारे में जानकारी हो। कथानक नाटक या कहानी का मुख्य बिंदु आप सबको पता है। पात्रों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी रखनी है। दृश्य, यदि इसको दृश्य के रूप में दिखाना है तो किस तरीके से भाव से रखना पड़ेगा। संवाद कैसा होना चाहिए, इसका मूल संदेश, लोगों तक संदेश क्या पहुंचेगा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा, को गहराई में समझना होगा। फिर उन्हें मंच के लिए संक्षिप्त, प्रभावशाली, दृश्यात्मक बनाना होगा। मतलब पहले आप लोग क्या क्या समझो, मूल भावना क्या है, कहानी का मूल भावना क्या है, कथानक क्या है, पात्रों की संख्या कितनी रखनी पड़ेगी, दृश्य कैसे दिखाएंगे, उनके बीच संवाद क्या होना चाहिए, मूल संदेश, उससे लोगों तक संदेश कैसे पहुंचेगा, इन सब चीजों को गहराई समझना होगा। फिर उसको संक्षिप्त, मतलब बड़ा आकार है लेकिन उसको छोटा करके लोगों तक दिखाना होगा, संक्षिप्त करके प्रभावशाली, दृश्यात्मक बना करके, दृश्यात्मक मतलब उसे वो देख सके, दृश्यात्मक बना करके उसे दिखाना होगा। जैसे पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को दिखाने के लिए स्वागत कथन और फ्लैशबैक का भी प्रयोग करना, कहानी के समय स्थान के अनुसार दृश्यों का विभाजन करना जरूरी है। मतलब कहानी में समय समय पर किस तरीके से दृश्य का वर्णन किया गया उसका भी यहां पर जरूरी रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। देखो, नए और अप्रत्याशित, देखो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसका संपूर्ण जानकारी हो। क्या बोला गया
कि जिस विषय पर लिखना है तो लेखक को पूर्ण जानकारी होना चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय से जुड़े तथ्यों का उचित तालमेल होना चाहिए। विचार विषय में सुसंबद्ध और संगत होनी चाहिए। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात यहां पर यह पूछा गया कि किसी चीज का लेखन करना है तो उसके बारे में क्या होना चाहिए, लेखक के मन में क्या होना चाहिए। अप्रत्याशित विषय हो, नया चीज और अप्रत्याशित विषय है और हम उस चीज के बारे में नहीं लिखे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिस विषय पर लिखना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। सही है सर कि हम पढ़ा रहे हैं मान लीजिए हिंदी और हमें हिंदी का ही ज्ञान नहीं है तो फिर तो गलत है ना। कुछ तो कुछ ज्ञान होना चाहिए ताकि हम आपको उसके बारे में समझा सके। किसी विषय पर लिख रहे हैं उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है तो फिर लिखना बेकार है। तो सबसे पहले तो जिस विषय में हम लिख रहे हैं है ना, उसका हमें उनके बातों को ध्यान में रखना। जिस भी विषय पर लिखना है उसकी मर्यादाओं को, उसके अनुशासन को, उसके समय सीमा को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, संपूर्ण जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे लिखना शुरू करता है लेखक, जैसे मान लीजिए आपका एक टास्क है 12th क्लास में, आपका टास्क है कि हमने 95% का गोल टारगेट फिट किया है, हमको 95% लाना है। तो हिंदी में भी हमें 95 प्लस लाना होगा। ये हमारा गोल है, हमने टारगेट सेट कर लिया है, 95 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना। तो हमारा फिट है भाई कि हमारा टारगेट फिक्स है, हम वहां तक जाना चाहते हैं। लेकिन यदि प्यारे बच्चों, यदि हम टारगेट फिट नहीं किए तो कैसे करेंगे। इसलिए लेखक को जब लेखन करना है, नए विषयों पर लिखना है, शोध करना है, तो पहले एक रूपरेखा बना ले कि अपने मस्तिष्क में कि हमें भैया इस चीज से बारे शुरू करना है, पहले ये लिखना है, फिर बीच में ये, फिर लास्ट में अंत में ये सारा चीज एक रूपरेखा बना ले, तभी उसको लिखे, तब वो सुचारू रूप से लिखे। पता चला हमको रास्ता ही पता नहीं है, हमको जाना कहां वो नहीं पता, तो हम तो बढ़ते बढ़ते कितना भी चल रहे हमें लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, खूब पढ़ रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं, किसी का भी वीडियो आया हम देख रहे हैं, बस ऐसे में कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर टीचर से आप लोग को पढ़ना पड़ता है, तब प्रॉपर नंबर आता। नहीं कि कोई भी ऑटो पे आया, बक्के चला गया और आप लोग बोले हाँ यही आने वाला है, ऐसा नहीं। देखो उसकी हिस्ट्री देखो कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, उसके पहले भी कुछ क्लास लाई है उसने कि बस टाइम पास कर रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही लेखक जब किसी विषय पर लिखता है तो उसके बाद रूपरेखा बनाना पड़ेगा, हम नहीं तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। विषय से जुड़े तथ्यों की उचित तालमेल होनी चाहिए। जिस बारे में लिखा है, तथ्य जो लिख रहा है उससे तालमेल बना रहना चाहिए, एकदम सुसंबद्ध एवं संगत होना चाहिए और सरल भाषाओं में होना चाहिए। तो ये बच्चों नए और प्रत्याशित विषयों पर लेखन के प्रमुख बातें हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। आज अपन यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। अब कहोगे सर आगे नहीं है, देखो अभी और आप देखते चलो। ये देखो भाई, लगातार क्वेश्चन आपको दिखेंगे और ये सारे नोट्स में अवेलेबल रहते हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोट्स ले लो भैया। 96 85 29 91 49, ज्यादा पैसे नहीं लगते, मात्र 100 रुपए, बढ़िया नोट्स मिलता है बच्चों। आप लोग भी पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा। तो कांटेक्ट करें, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, प्यार सपोर्ट बनाए रखें। ओके बच्चों, फिर से आप लोगों को दिल से जय हिंद।